अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गोबर संयंत्र की निर्माण तकनीक एवं इसकी उपयोगिता पर जानकारी। धान रोपाई यंत्र की विशेषताएं एवं इसकी उपयोगिता। प्रदेश के बहुत से किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और इनसे मिलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को या तो खाद के रूप में प्रयोग करते हैं या उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं, जिससे जहां तहां गंदगी पनपने लगती है। लेकिन यदि किसान भाई इस गोबर का प्रयोग गोबर गैस बनाने में करें तो इससे न केवल गोबर गैस प्राप्त होगी बल्कि उत्तम क्वालिटी की खाद भी मिलेगी, जिससे किसान दोहरा इसमें लाभ कमा सकते हैं। तो अगर आप भी गोबर गैस संयंत्र का निर्माण करना चाहते हैं तो इसे कैसे बनवाएं और इसकी क्या उपयोगिता है, इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं जिला समस्तीपुर के कृषि अभियंता संजय कुमार। भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, इसलिए बायोगैस के विकास की प्रचुर संभावना यहाँ है। बायोगैस, मीथेन या गोबर गैस मवेशियों के उत्सर्जित पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोब उत्पन्न कर प्राप्त की जाती है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। जीवांश पदार्थों को एक निश्चित तापक्रम अम्लीयता की स्थिति, नमी एवं वायु की अनुपस्थिति में जीवाणुओं की क्रिया से होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप जो ज्वलनशील गैस बनती है उसे बायोगैस कहा जाता है। किसान भाइयों, हमारे यहाँ मुख्यतः गोबर गैस संयंत्र के 3 डिजाइन प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहले है KVICSK संयंत्र, दूसरा जनता बायोगैस संयंत्र और तीसरा है दीनबंधु बायोगैस संयंत्र। इन डिजाइनों को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन उपयोगिता के आधार पर हमारे प्रदेश के किसान भाइयों के लिए दीनबंधु बायोगैस संयंत्र उपयुक्त है। इस संयंत्र की आकृति मटका आकार की होती है, जो 2 गोले से मिलकर बनी होती है। संयंत्र की नींव तवे के आकार की होती है और डाइजेस्टर एवं गैस ड्रम एक ही इकाई में बने होते हैं। इनमें गोबर को पानी में घोलकर इनलेटर पाइप द्वारा डाला जाता है। इस संयंत्र की डिजाइन 1 घन मीटर से 6 मीटर तक उपलब्ध है और इसका निर्माण ईंट, रेत, सीमेंट आदि से किया जाता है। और आइए अब जानते हैं इसके निर्माण में कितनी लागत आती है और इसके प्रयोग से क्या लाभ हैं। बायोगैस जिस प्लांट में बनाया जाता है उसे बायोगैस प्लांट कहते हैं। प्लांट में बने बायोगैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, रोशनी के रूप में, डीजल एवं पेट्रोल इंजन में, बायो खाद के रूप में, सैलरी का लगभग 20 से 25% भाग बायोगैस में बदल जाता है, जबकि 75 से 80% सैलरी का भाग बायो खाद के रूप में मिलता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र से 1 महीने में 2 गैस सिलेंडर की बचत हो सकती है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र से परिवार के 5 से 8 सदस्यों का खाना आसानी से पकाया जा सकता है। 1 घन मीटर बायोगैस वाली प्लांट को बनाने के लिए 2 से 3 जानवरों और पशुओं की आवश्यकता होती है। इसमें कम से कम
25 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। इससे 3 से 4 व्यक्ति का खाना प्रतिदिन बनाया जा सकता है। 2 घन मीटर बायोगैस प्लांट बनाने के लिए 4 से 6 पशुओं की आवश्यकता होती है। इसमें 50 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। इससे 5 से 8 व्यक्ति का खाना बनाया जा सकता है। 3 घन मीटर गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए 7 से 9 पशुओं की जरूरत होती है एवं 75 किलोग्राम गोबर की जरूरत होती है। इससे 8 से 12 व्यक्ति का खाना बनाया जा सकता है। जबकि 4 घन मीटर बायोगैस प्लांट बनाने के लिए 10 से 12 पशुओं की आवश्यकता होती है, अर्थात 100 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। इससे 12 से 16 व्यक्ति का खाना बनाया जा सकता है। अनुदान संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पटना में रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित विभाग में मिला जा सकता है। वहाँ इसके अनुदान के बारे में बताया जाएगा। अब किसान भाइयों आपकी मुलाकात करवाते हैं जिला पूर्णिया के प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुशवाहा से, जिनके यहाँ गोबर गैस संयंत्र लगा है और इससे अच्छा लाभ ले रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। तो किसानों को चाहिए सर कि एक ही जगह पे, जैसे घर है उनका, किचन है तो किचन से 15 मीटर 10 मीटर की दूरी पे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर 7 मीटर की भी दूरी रख सकते हैं। और बगल में वर्मी कंपोस्ट का टैंक लगा लेते हैं। और ये आपका जो है गोबर गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट हो गया। और बायोगैस प्लांट में उधर अगर इस साइड में हमारा जैसे पीछे मवेशी का ये है, खटाल है, मवेशी रखने का घर है, और उधर से गोबर लाके सीधा उसमें डालते हैं। उसमें पानी से घोर करके डेली जो है इसमें करते थे। और इधर जो है हमारा सैलरी आता है, तो ये हमारा जो है सैलरी हो गया गोबर गैस का। और ये गैस का कनेक्शन वहाँ देख रहे हैं, जो गैस सीधा जो है आपको किचन में जा रहा है वो पाइपलाइन। और दूसरा आपको इधर वर्मी कंपोस्ट हो गया, जो ये वर्मी कंपोस्ट का पूरा टैंक हो गया मेरा। और यहाँ पे ये गोबर गैस की सैलरी इस वर्मी कंपोस्ट के टैंक में डालते हैं फसल अवशेष के साथ में। तो हमारा एक साथ यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट भी तैयार हो रहा है। और मेरा जो खेत भी है सर, वो आप देख रहे हैं पास में ही है। तो इस तरह से मेरा पास में ही खेत है। और हम अभी इसमें पूर्णतः ये 6-7 सालों से जैविक का उत्पादन कर रहे हैं। अपना सब्जी, अपना अन्न, जो भी चीज़ है वो लगाते हैं, फसल हम जैविक लगा रहे हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। खरीफ मौसम में धान की खेती हमारे प्रदेश में बड़े एरिया में की जाती है और बहुत से किसान इसकी खेती रोपा विधि से भी करते हैं। लेकिन धान का रोपा लगाते समय मजदूरों की समस्या देखने को मिलती है। यदि किसान हमारे कृषि अभियंताओं द्वारा निर्मित धान रोपाई यंत्र का उपयोग करें तो इस समस्या से बच सकते हैं। अतः ये धान रोपाई यंत्र किस तरह कार्य करता है तथा इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। हम लोग देख रहे हैं कि अब खरीफ का मौसम शुरू हो गया और धान लगाने का मौसम भी आ रहा है। लोग धान के लिए चिंतित भी हो रहे हैं। तो धान के जब आप देखेंगे कि जब हम लोग खेतों में लगाते हैं, नर्सरी बना करके ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस वक्त मजदूर का बहुत सारा कमी हो जाता है। हमारे किसान भाई जैसे तैसे करके धान की नर्सरी तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब बात इसकी रुपाई की आती है तो अक्सर मजदूर समय से न मिलने पर धान की रुपाई का कार्य समय पर नहीं हो पाता। साथ ही मजदूरों से कार्य कराने में लागत व समय अधिक लगता है। किसान भाइयों की इस समस्या का समाधान है धान रुपाई यंत्र। तो आइए जानते हैं इस यंत्र के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा धान लगाने का जो मशीन है वो कहलाता है राइस ट्रांसप्लांटर। तो इसमें 2-3 तरह का मशीन है। एक तो सिंगल व्हील 8 रो राइस ट्रांसप्लांटर है,
एक 4 व्हील पेट्रोल राइस ट्रांसप्लांटर है, एक 4 रो राइस ट्रांसप्लांटर है जो कि पेट्रोल ऑपरेटेड है, और ये जो 8 रो राइस ट्रांसप्लांटर जो सिंगल व्हील है या 4 व्हील है, ये हमारा डीजल ऑपरेटेड है। तो स्वाभाविक है जो डीजल ऑपरेटेड मशीन है जो हमारा इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, और पेट्रोल के अपेक्षा पेट्रोल में इनिशियल कॉस्ट जो परचेज कॉस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है। तो और जो यूजेबल कॉस्ट है वो पेट्रोल में ज़्यादा होता है, और डीजल इंजन का अगर डीजल ऑपरेटेड है तो वो हमारा यूजेबल कॉस्ट थोड़ा कम पड़ेगा पेट्रोल के कम तुलना में। किसान भाइयों, धान रुपाई यंत्र से पौध रुपाई कैसे करना है, आइए इसके लिए जानते हैं इसकी कार्यविधि के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग करते हैं कि इसका नर्सरी अलग ढंग से तैयार करते हैं जो मैट टाइप नर्सरी कहलाता है। इसमें भी मैट टाइप नर्सरी बना करके 18 से 22 दिन का जो नर्सरी तैयार होता है उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें या 8 रो का ट्रे बना हुआ है या फिर 4 रो का ट्रे बना हुआ है, तो उसमें हम लोग नर्सरी को उसके हिसाब से रख देते हैं उस पर ट्रे पर। और जो हमारा आगे का चक्का होगा वो केज व्हील टाइप का होगा जो कि हमारे कादों की ज़मीन में अच्छी तरह चले, और पीछे का चक्का हम लोग हटा लेते हैं। सिंगल व्हील की बात करें तो पीछे का चक्का दोनों हटा लेते हैं। तो एक व्हील है जो एक ही व्हील रहता है जो खेत में चलता है, और वो बाकी का पीछे का पोर्शन वो ससरते जाता है, खींचता है और वो ससरते जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये तो हमारा 8 रो राइस ट्रांसप्लांटर की बात करें। और अगर 4 व्हील ड्राइव की बात करें तो उसमें हमारा 4 चक्का लगा रहता है, चारों केज व्हील रहता है, और हमारा ट्रे बना रहता है। 8 रो में हम लोग नर्सरी जो मैट टाइप तैयार करें उसको प्लेस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको जो हमारा खेत तैयार करके खेत पूरी तरह कादो होना चाहिए, उसमें 1 से करीब 2 से 3 सेंटीमीटर तक हमारा पानी उसमें रहना चाहिए कदवा करने के बाद, और उसमें हम लोग नर्सरी को रख करके उसको चलाते हैं। धान रुपाई यंत्र से रुपाई करने में कितना खर्च आता है और इससे रुपाई करने से क्या लाभ है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। तो अगर हम जो ट्रांसप्लांटिंग जो हम मशीन के द्वारा करते हैं तो हम लोग किसान भाई अगर देखेंगे तो एक घंटे में अगर करें तो लगभग 0.14 हेक्टेयर के आसपास हम लोग 1 घंटे में करते हैं। और एक दिन की बात करें तो करीब 2 से 2.5 हेक्टेयर के तक हम लोग इसको आराम से ट्रांसप्लांट खेतों में धान के पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कीमत की बात करें जो हमारा 1 हेक्टेयर में जो कीमत आएगा वो करीब 5,800 रुपया यानी 6,000 के आसपास आता है। और अगर मजदूर के द्वारा अगर हम ट्रांसप्लांट कराते हैं, अगर 300 रुपया प्रति मजदूर रखें तो 30 मजदूर 1 हेक्टेयर में लगभग लगता है। और अगर इसकी बात करें तो करीब 9,000 के बात होता है। तो अगर 6,000 और 9,000 की बात करें तो 3,000 का इसमें डायरेक्ट सेविंग है। और मशीन हमारा जो है ये अगर हम एक बार खरीद लेते हैं तो कई साल चलता है। इसका प्राइस अभी जो करंट प्राइस है सिंगल व्हील ड्राइव का वो लगभग 2,60,000 के आसपास है। और अगर 4 व्हील ड्राइव की बात करें तो वो थोड़ा कॉस्टली है, वो करीब 11 लाख से 16 लाख तक शुरू होता है। और वो हमारे ख्याल से वो जो ग्रुप ऑफ फार्मर बन करके या कोई एक ग्रुप बना करके ले और उसको व्यवहार करे तो बहुत ही अच्छा है। इसका सब्सिडी के लिए हमारे बिहार सरकार में जो कृषि यंत्र विभाग है वहाँ से पता कर लें। इस पे अभी इसके पहले जो सब्सिडी मिलता था वो करीब 50% था, और अभी भी उस पे सब्सिडी बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हस्तचालित रुपाई यंत्र, यह यंत्र 6 कतारों में धान की रुपाई करता है। कतारों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। इस यंत्र की कार्य क्षमता 0.027 हेक्टेयर प्रति घंटा है। इस मशीन द्वारा 72% तक मजदूरों की बचत होती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
आंवला के बाग हमारे राज्य के सभी भागों में आमतौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन किसान भाई इन आंवले के पौधों को लगाकर यूं ही छोड़ देते हैं। वे इन बागों में किए जाने वाले कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे किसानों को इन पौधों से बहुत कम फलों की प्राप्ति होती है। तो बागवान भाइयों, आप आंवला के बाग से गुणवत्ता युक्त फलों का अधिक उत्पादन लेने के लिए अभी कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ NK गुप्ता। जैसा कि आपको मालूम है कि आंवले में अपने नया फुटान हो गया है। अब हमको आंवले का अगर अपन बगीचे में देखें तो बगीचे में हम लोगों को क्या करना चाहिए। आप देख रहे हो किसान भाइयों, हमारे बगीचे को अगर अपन साफ सूफ करके रखें, उसकी थावलों की अगर अपन अच्छी तरह से सफाई करके रखें तो उसमें मानसून का बरसात का पानी भी अच्छा सा इकट्ठा होगा और अपन खरपतवार को इस तरह से नियंत्रण करके और एक अच्छा सा थावला बना सकते हैं। इसके कारण से जो आंवलों में हमारे जो अप्रैल के अंदर जो हमारे फल सेट हुए हैं और बरसात आने के पश्चात जो हमारे फल बनने की प्रक्रिया आंवलों में शुरू हो जाती है, तो जब बरसात का पानी मिलता है तो वो पानी हमारे पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और जब अपन बरसात में जो खाद देंगे वो सब देंगे, वो अगर हमारा पूरा थावला अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा, अच्छी तरह से विकसित रहेगा, अच्छी तरह से पूरी तरह से रहेगा, तो हम अच्छी तरह से आंवले के पौधों को विकसित कर सकते हैं। आंवला के बाग में समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहें ताकि पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके और पौधों की अच्छी बढ़वार होने से अधिक फलों का उत्पादन हो सके। आप देख रहे हो कि इस तरह से अगर अपन ये जो आंवले के थावले में ये जो चारों तरफ जो घास है ये लगी हुई है, उस घास को हम हटा के और एक अच्छा सा थावला बना देते हैं ताकि अपन ये बरसात पहले और पानी भी अपन जो अपन सिंचाई का पानी देते हैं वो सिंचाई का पानी सीधे पौधे को उपयोग हो। नहीं तो ये जो अपना जो खरपतवार है, ये खरपतवार अनावश्यक रूप से खाद और पानी को उपयोग में लेके और कई तरह की हमारे पास में जो पौधों की रुकावट भी डाल सकती है और बीमारियों को भी पनपा सकती है। इस तरह से हम पूरे हमारे इन थावलों की सफाई करके रखेंगे तो हम आंवले में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आंवला के बाग में कीटों की बात करें तो छाल भक्षक कीट का प्रकोप मुख्य रूप से देखा जाता है, जो कि पौधों की छाल को अंदर ही अंदर खाकर सुरंग करता रहता है, जिसके कारण पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस छाल भक्षक कीट का समय पर नियंत्रण करें। तो इसके लिए मैलाथियान 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें तथा साथ ही सुरंग को साफ करके किसी पिचकारी की सहायता से 3 से 5 मिलीलीटर मिट्टी का तेल प्रति सुरंग डालें या फाहा बनाकर सुरंग के अंदर रखें एवं बाद में ऊपर से सुरंग को गीली मिट्टी से बंद कर दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है डाल्टनगंज जिला पलामू से संतोष सिंह ने। यह मुर्गी की झारसीम नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संतोष सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज झारखंड के किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि झारखंड में मुर्गी पालन के लिए एक नई मुर्गी की प्रजाति विकसित की गई है। इस प्रजाति का नाम झारसीम रखा गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, झार से झारखंड और सिम मतलब होता है मुर्गी, तो यानी कि झारसीम झारखंड की मुर्गी। साथ में यह इस झारखंड के हमारे जो वातावरण है इसमें ये मुर्गियां अच्छी तरह से रह सकती हैं और ये मुर्गियां अंडा देने में भी हमारी देसी मुर्गियों से ज़्यादा अच्छी हैं, जो कि हमारी देसी मुर्गी 1 वर्ष में करीबन 50 से 60 अंडे देती है। वही मुर्गियां ये ग्रामीण परिवेश में बैकयार्ड पद्धति में पालन करके भी हम इससे 115 से 130 अंडे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे देसी मुर्गियों का वज़न बहुत कम होता है। 1 वर्ष में हम देखते हैं कि मुर्गे का वज़न 1100 ग्राम यानी कि 1 किलो 100 ग्राम और मुर्गियों का वज़न 800 से 900 ग्राम तक ही हो पाता है, जो कि ये मुर्गियां अंडे देने के समय तक में ये 1600 से 1700 ग्राम तक की हो जाती हैं और इनसे अंडा उत्पादन भी अधिक होता है।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की सीधी बुवाई कर किसान ले सकते हैं भरपूर उत्पादन। बाढ़ आने से पूर्व और बाद में कैसे करें डेयरी पशुओं का प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।